हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो रीगल रिसोर्सेज करके एक कंपनी है, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। क्या है आईपीओ की डेट्स, कितने पैसे मांग रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या हम लोग को इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मैं अप्लाई करने का सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ, जीएमपी क्या है, पीयर एनालिसिस भी करके देखेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना कोई देरी के चलेगा इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा क्या, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँ। साथ ही साथ जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन की घंटी भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी अगली वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी आईपीओ शुरू हो रहा है 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा। 18 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 19 तारीख को रिफंड और डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 20 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ₹5 की फेस वैल्यू पर है, ऑलरेडी प्री स्प्लिट है। और 96 से 102 के ₹102 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो ₹102 पर ही अप्लाई करेंगे। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो सिर्फ 300 करोड़ मांग रहे, 300 करोड़, 306 करोड़ टू बी प्रिसाइज्ड, जिसमें से 210 करोड़ यानी कि 70% फ्रेश इशू है और 96 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रमोटर अपना थोड़ा बहुत स्टेक निकाल के जा रहे हैं। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के अपना अगर हम लोग कोटा की बात करेंगे कि कैसा कोटा मिल रहा है, क्यूआईबी के पास 50% है, रिटेल के पास 35%, एचएनआई के पास 15%। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हो और आपको एक लॉट का 14,688 देना पड़ेगा। जैसे ही आप 14वें लॉट पर पहुंचोगे आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। रिटेल कैटेगरी एचएनआई कैटेगरी के लिए कोई भी आपको लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग देखोगे तो ऑलरेडी प्रमोटर का ऑलमोस्ट पूरी कंपनी है, 99.56% का पूरा स्टेक प्रमोटर के पास है। तो इसके मतलब आईपीओ के बाद भी अच्छा खासा ये लोग के पास स्टेक रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी मैंने ब्लू स्टोन का आईपीओ एनालिसिस डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर तो प्रमोटर के पास आईपीओ के बाद 16% बचेगा, आईपीओ के पहले ही वो लोग के पास 18% ही सिर्फ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा, वैसा प्रमोटर होल्डिंग में तो गलती से भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, चाहे वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है नहीं लिस्टेड है। ठीक है, वो बहुत रेयर वैसा हो जाता है। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कब से शुरू हुई है। 2012 से ये कंपनी शुरू हुई है, यानी कि लगभग 13 साल हो गए। ये लोग मेज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया विद क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ 750 टन्स पर डे। ठीक है। तो जो वो सब होते हैं ना, मकई, वो सब का ये लोग का बेसिकली ये लोग का काम है। ठीक है। तो ये लोग नेचुरल प्लांट बेस्ड स्टार्च बनाते हैं, ग्लूटेन जम इनरिच्ड फाइबर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, उसका शुगर और सब, ये सब जो भी ये लोग बनाते हैं वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल और बांग्लादेश में। ये लोग की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये किशनगंज बिहार में है, जो कि 54 एकड़ की है, विद ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कि ये लोग का जो भी है ये कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, बेसिकली ये लोग का कहने का मतलब वो है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी केटर्स टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स, पेपर, एनिमल फीड एंड एडेसिव। तो कैसा होता है कि जब भी कोई भी किसान या कोई भी ऐसा खाने के से हम लोग अगर काम करते हैं, उससे फूड प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, बट उससे जो वेस्ट निकलता है ना उसको भी रिसाइकल करके आप पेपर बना सकते हो, गम्स वो सब बना सकते हो, ग्लूज जो होता है वो बना सकते हो, फिर जानवरों के लिए खाद वो सब बना सकते हो, पेड़ पौधों के लिए खाद वो सब बना सकते हो। तो वो सब चीज़ें भी होती है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है उससे भी अच्छा खासा आप इनकम निकाल सकते हो, बस आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अभी लोग के 3 सेगमेंट है, एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल ट्रेडर। ठीक है। अभी ये लोग के क्लाइंट कौन कौन है, इमामी पेपर मिल्स, ठीक है, मैन्योका फूड प्रोडक्ट्स, सेंचुरी पल्प एंड पेपर, सेंचुरी पल्प एंड पेपर का भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कुछ प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड, श्री गुरु ऑयल, मयंक कैटल फूड, आर्नव सेल्स, एएमवी सेल्स, इकोटेक पेपर, जेनेस पेपर, कृष्णा टिश्यू प्राइवेट, मारुति पेपर्स, एमएस वासु एंड सन्स। तो ये लोग के ये सब क्लाइंट है। अभी ये डेफिनेटली बी टू बी बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो बी टू बी बिजनेस में अच्छी बात ये रहती है कि आपकी ऑर्डर बुक ज़्यादातर भरी रहेगी या हमेशा पूरा साल भरी रहेगी, बट आपके मार्जिन कम रहेंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपको 4 से 6% मार्जिन के आसपास रहना पड़ता है, तो इससे आप सर्वाइव भी कर सको और आपका
पूरा काम वाम भी चलता रहेगा और आपके पास कंपटीशन का भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अभी ये लोग के पास 491 एम्प्लॉयज़ है मई 2025 तक में। ऑब्वियसली अभी 3-4 महीने में कुछ और ज़्यादा कम ज़्यादा भी हुए रहेंगे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ खुद ही आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट निकाल के, क्योंकि मैं उसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स तो कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करा था। रेवेन्यू आप देखोगे तो 53% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 115% इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपका रेवेन्यू 1 रुपया हुआ है बट प्रॉफिट आपका 2 रुपया हुआ है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा इंक्रीज है वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ना मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि ऐसे सब कंपनी सस्टेनेबली और प्रॉफिटेबली सर्वाइव कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2023 से 2025 तक का अपने पास फुल ईयर का डेटा है। एसेट्स की बात करेंगे तो 370 करोड़ के एसेट्स, फिर लगभग 600 करोड़ और यहाँ पर 860 करोड़। तो यहाँ से यहाँ में तो 2.5 गुना एसेट्स हो गए पिछले 2 साल में ही। इनकम की बात करेंगे तो 490 करोड़, 600 करोड़ और 918 करोड़। इनकम भी लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 गुना तो हो गई ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़, 22 करोड़ और यहाँ पर 47 करोड़। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लोग सिर्फ 3% के आसपास का प्रॉफिट निकाल पा रहे थे, यहाँ पर 3.5% के आसपास का, अभी यहाँ पर 5% के आसपास का प्रॉफिट निकाल पा रहे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन है लोग ने वो इंक्रीज़ करा है। इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ में रेवेन्यू 2023 का देखेंगे तो 500 करोड़ था और यहाँ पर 900 करोड़ है, यानी कि 80-90% का ग्रोथ है। लेकिन अब अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 17 करोड़ से लेकर 48 करोड़ के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है प्रॉफिट। तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, कभी भी आप कोई भी कंपनी देखोगे तो ये देखना चाहिए कि इनकम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रॉफिट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स अच्छे खासे है, 103 करोड़, 125 करोड़ और 200 करोड़ के रिजर्व्स है। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह बोरिंग्स की बात करूँ तो बोरिंग्स तो रिजर्व से भी ज़्यादा अच्छे खासे है। ठीक है, 200 करोड़ की बोरिंग्स, 350 और 500 करोड़ की बोरिंग्स। तो यहाँ पर ये एक बहुत एक रेड फ्लैग जैसा, रेड फ्लैग तो नहीं बट कहीं ना कहीं दिक्कत की बात तो आ ही जाएगी कि यहाँ पर आपके रिजर्व से 2 गुना ज़्यादा बोरोइंग्स है। तो ये चीज़ का हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर बोरिंग्स कम हो जाएगी ना तो ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन और अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर 5% पे खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं बोरिंग्स कम हो जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6-7% भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 1000 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप नैनो कैप भी कंसिडर करी जाएगी। बट ऐसी सब कंपनी में प्रोज और कॉन्स होते हैं। अच्छी बात ये होती है कि ये 1000 करोड़ की कंपनी कब 10,000 करोड़ की हो जाएगी पता नहीं चलेगा, बहुत फटफट ग्रोथ आ सकती है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम भी यही हो जाती है कि ऑपरेटर इसको अच्छा खासा ऑपरेट कर सकते हैं और स्टॉक मैनिपुलेशन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, बट हो भी सकता है। आरओई देखेंगे तो 20% का है, आरओसीई 14% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा डबल है, सीधा 2 का है, तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। बट इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग एक बार वो भी कहीं ना कहीं आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पैट मार्जिन देखेंगे B2B बिजनेस के हिसाब से एकदम सही है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 4 से 6% होना चाहिए या 5% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का है, मुझे लग रहा है थोड़ा हाई है, बट हम लोग पीयर एनालिसिस करेंगे तो एक बार उसमें भी देख लेंगे। EPS 6 का था और अभी पोस्ट IPO 5 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। पी रेशियो 17.5 से 22 के आसपास हो जाएगा। तो पी रेशियो के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। अभी ये लोग को पैसे क्यों चाहिए? ये लोग को पैसे 2 रीज़न के लिए चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को हटा लेते हैं, बट दूसरा मेन ये लोग को पैसे चाहिए है और कंपनी के बोरिंग्स के लिए, जिसमें से 160 करोड़ ये लोग अपना बोरिंग्स में से निकाल रहे हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 306 करोड़ ये लोग मांग रहे हैं, जिसमें से 210 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, यानी कि 160 करोड़ ये लोग बोरिंग्स अपने लोग कम कर रहे हैं, जिसमें से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 350 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स रह जाएगी। ठीक है, और जो 50 करोड़ बचे हुए हैं जो पैसे कंपनी का जा रहे हैं उसमें से 50 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। पीयर एनालिसिस करके देख लेते हैं, पीयर एनालिसिस में क्या है यहाँ पर दिख रहा है, कौन कौन इसके पीयर है, हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप देखोगे सबसे अच्छी बात तो पहले ये है, मुझे लेने दो। हाँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे EPS देखोगे, इससे अच्छा EPS सिर्फ एक ही कंपनी का है, सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स का। बाकी सब कंपनी का EPS इससे लो ही है, जो कंपनी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग ने यहाँ पर ये देखा था PE देखा था तो 22 का PE था, 6 का PB था। तो PB रेशियो के हिसाब से तो डेफिनेटली कंपनी महंगी लग रही है और PE रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 36 है, सिर्फ एक ही कंपनी है।
अगेन जिसका पी रेशो हमारी कंपनी से बहुत ज़्यादा कम है और शायद उसका पी बी रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो 1 से भी नीचे का है। तो ये कंपनी फर्स्ट रैंक पर आ रही है सारे पैरामीटर्स में, बट हमारी कंपनी भी ज़्यादा दूर नहीं है, सेकेंड रैंक पर ही आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से भी इतना मैं अगर कहूँ तो फेयरली वैल्यूड ही है, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं लग रही जैसा मुझे लग रहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पी रेशो पी बी रेशो समझना चाहिए जिसके ऊपर चैनल पर वीडियो है, और हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से भी अलग अलग पी और पी बी रेशो होता है। सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आप सेट नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ डेट टू इक्विटी रेशियो और आर ओ ई आर ओ सी के ऊपर भी लागू होती है। सबके ऊपर चैनल पर वीडियो आप हो जाके देख सकते हो। जीएमपी की बात कर लेते हैं, जिन जिन लोगों को लिस्टिंग गेंस का अगर वो है कि भाई लिस्टिंग अगर हम लोग अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेंस कितना होगा, तो आप जीएमपी देखो तो यहाँ पर 21.5% का जीएमपी है। यानी कि अगर आप 102 का प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हो तो आपको मोटा मोटी 124 का लिस्टिंग हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी ये वीडियो तो जो है ये मैं फ्राइडे को शूट कर रहा हूँ, ये आईपीओ आएगा ट्यूसडे को। आप ये वीडियो देखोगे सैटरडे या संडे को कभी तो ये उसमें 3 दिन में हो, क्योंकि ये आईपीओ क्लोज होगा और लिस्टिंग होगी अगले के अगले वेडनेसडे को, यानी कि आज से और 10-12 दिन है। अभी वो 10-12 दिन में वो जीएमपी 21% का 210% भी हो सकता है या 2% भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जीएमपी देख के अप्लाई नहीं करना चाहिए लिस्टिंग गेंस के। लिस्टिंग गेंस मतलब आईपीओ में फ़ायदा होता है, बट सिर्फ वो एक रीज़न नहीं देखना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मुझे एक आध दो चीज़ सिर्फ क्या वो थोड़ी खटकी कि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा वो हो रही है, और जिसके वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं ज़्यादा थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, हायर नंबर पे है। और आर ओ ई आर ओ सी ई ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। बट फिर वही है कि एक छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली वो एक थोड़ा सा एक रिस्की फैक्टर हो जाता है। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप कहीं ना कहीं इस पर एक दो लॉट ट्राई कर सकते हो। अगर आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो, बहुत ही सेफ इन्वेस्टर हो, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनियों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी भी बंद हो सकती है, रातों रात भी बंद हो सकती है, या कुछ भी इसके अंदर हो सकता है, तो दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। बाय द वे मैं तो फिलहाल अभी इसके ऊपर अप्लाई करने का सोच रहा नहीं हूँ, मतलब इतना अभी तक मेरा वो नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ों के जैसे मुझे लग रहा है कि मैं अप्लाई करूँ, बट 2-4 चीज़ें हैं जैसे कि वही कि बोरोइंग ज़्यादा है, कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, मैंने ऑलरेडी 1-2 छोटी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है। पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक है, बट पी बी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड अभी भी लग रही है। तो 2-4 रीज़न है, बट अभी जैसा कि मैंने कहा कि 12 दिन है लिस्टिंग के पहले, तो उसके पहले अगर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी तो मैं कहीं ना कहीं उस हिसाब से सोचूंगा अप्लाई करना है नहीं करना है। बाय द वे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप अप्लाई करने का सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, कमेंट करके बताना कि क्या आप अप्लाई करने वाले हो नहीं करने वाले हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।